हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? दोस्तों, जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगर हम जूट की हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि जूट उत्पादन में नंबर वन राज्य, तो जूट उत्पादन में दोस्तों नंबर वन राज्य जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में नंबर वन राज्य। अगर पूछा जाए कि विश्व में नंबर वन जूट का उत्पादन देश कौन सा है, तो दोस्तों भारत जो है जूट उत्पादन में नंबर वन स्थान पर है। ठीक है। जूट की अगर हम बात करें और, तो जूट किस प्रकार की कृषि फसल के अंतर्गत आता है? दोस्तों, जूट जो है एक खरीफ की फसल है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फसल 3 प्रकार की होती है ना, रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत जूट आता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या हो सकता है? इसको दोस्तों जो है स्वर्ण रेशा क्रांति भी कहा जाता है। स्वर्ण रेशा क्रांति से संबंधित है कौन? जूट। ठीक है। जूट को उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होनी चाहिए? ठीक है। तो अगर मिट्टी की हम बात करें दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक, सॉरी, नवीन दोमट मिट्टी जो है वो जूट की कृषि के लिए होनी चाहिए। ठीक। अगर हम जलवायु की हम बात करें, तो जूट की जूट उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? अगर ये पूछा जाए तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु जो है होनी चाहिए। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऑप्शन 1 2 3 करके दे देते हैं कि उपरोक्त में से कौन से सही है ना। अगर हम दोस्तों वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें, जूट उत्पादन के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? दोस्तों 160 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक, ये तो वार्षिक वर्षा इतनी होनी चाहिए। अगर हम जूट के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तापमान की बात करें, दोस्तों जूट उत्पादन के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और जो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये जो हम लोग डिस्कस किए ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर दोस्तों साथ में हम कपास की अगर हम बात करें, कपास, ठीक, पहले तो कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? दोस्तों कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक, काली मिट्टी होनी चाहिए। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। कपास को दोस्तों सफेद सोना कहा जाता है। ठीक, सफेद सोना जो है कपास को कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट गोल्ड। ठीक, या श्वेत सोना जो है वो कपास को कहा जाता है। कपास उत्पादन में नंबर वन राज्य की अगर बात करें, तो वर्तमान में कपास उत्पादन में नंबर वन राज्य जो है दोस्तों आपका गुजरात है। ठीक, गुजरात। अगर पूरे विश्व में बात करें तो भारत जो है नंबर वन पर है। दूसरे नंबर पर दोस्तों चाइना है, यानी कि चीन है। और तीसरा नंबर पूछा जाए तो यूएसए यानी कि अमेरिका जो है कपास उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। ये बात याद रखेंगे। क्लियर हुआ? कपास किस प्रकार की खेती है? कपास की अगर हम बात करें तो कपास भी दोस्तों जो है खरीफ की खेती के अंतर्गत आता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। कपास के लिए किस प्रकार की जलवायु की जरूरत पड़ती है? जगह नहीं है, हम बोल रहे हैं, आप लिख लेंगे। देखो, कपास के उत्पादन के लिए उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तक होना चाहिए, और वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है। क्लियर हुआ? और सफेद सोना कपास को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दोस्तों आजकल ये नहीं कि टिक मार के हम निकल लिए, 10 मिनट में पेपर खत्म कर दिया, नहीं। एग्जाम का पैटर्न आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से आ रहे हैं। तो डिटेल में पढ़ना है, भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए, आप ये जो हम कितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, आप उनके नोट्स बनाते जाइए और पर डे उसको 2 से 3 बार पढ़ते जाइए। फिर आप देखना अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस फील करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि ये जो सेलुलर जेल है, इसका दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसके एक तो इसका निर्माण जो अंग्रेजों ने कराया,
कब कराया? तो सेलुलर जेल का निर्माण जो है दोस्तों 1906 में सेलुलर जेल का निर्माण कराया। ये है कहाँ? ये दोस्तों अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक, पोर्ट ब्लेयर में है। और पोर्ट ब्लेयर आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसमें कौन कौन से स्वतंत्र सेनानी जा चुके हैं जेल में? दोस्तों बीडी सावरकर जो है वो इस जेल में जा चुके हैं। बीडी सावरकर, सावरकर। और आपका बटुकेश्वर दत्त भी जो है इस जेल में जा चुके हैं। दोस्तों सेलुलर जेल को जो है काला पानी की जेल भी कहते हैं। ठीक, काला पानी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो काला पानी इज ए राइट आंसर। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? अल्टीमेटली ये पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के गठन किस आर्टिकल में है? अगर राज्यसभा के गठन की हम बात करें तो अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन की बात करता है। ठीक, राज्यसभा जो है दोस्तों एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है, अर्थात ये कभी भंग नहीं हो सकता। इसको जो दोस्तों अपर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर हाउस। ये भी एग्जाम में पॉइंट पूछा जा चुका है। जबकि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसके मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको 30 वर्ष की उम्र कम से कम होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुआ? और 6 वर्ष इसका को कार्यकाल होता है। इसका सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद जो है 89 जो है उसमें कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति जो है वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, प्रत्येक 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, अवकाश होते हैं। ठीक, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 83(1) के तहत होते हैं और इनका 6 वर्ष कार्यकाल होता है। ये आर्टिकल 83(1) में कहा गया है। क्लियर? अच्छा, राज्यसभा की कुल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सीटों की? 250 जो है मैक्सिमम सीटें हो सकती है। सबसे ज्यादा सीट किस राज्यों की हैं? तो उत्तर प्रदेश की 31 सीट जो है जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर में राज्यसभा में सीटों की संख्या किसकी है? वह दोस्तों महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की है। और कितनी है? 19। तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो तीसरे नंबर में दोस्तों तमिलनाडु की है जो कि 18 है। ये याद इसलिए रखेंगे कि सीक्वेंस में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि हिटलर किस देश का तानाशाह है? हालांकि ये क्वेश्चन सरल है लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। तानाशाह जो है दोस्तों जर्मनी के हिटलर हैं। एडोल्फ हिटलर इनका पूरा नाम है। इनकी पार्टी का नाम पूछा जाए तो क्या है बता सकते हैं? तो इनकी पार्टी का नाम दोस्तों राष्ट्रीय समाजवाद समाजवाद जर्मन राष्ट्रीय समाजवाद जर्मन पार्टी जो है इनकी पार्टी का नाम है। ठीक, जर्मन कारागार कामगार 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 और पार्टी जो है इनकी पार्टी का नाम है। क्लियर हुआ? करते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस वर्ष लड़ी गई? एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई। और ये किस किसके बीच लड़ी गई ये भी पूछा जाता है। दोस्तों ये जो लड़ाई है बाबर वर्सेस लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई। ठीक है, किसके बीच में लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कौन है? लोधी वंश के अंतिम शासक। ठीक, ये लोधी वंश के अंतिम शासक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अंतिम शासक। इसमें विजयी कौन हुआ? बाबर विजय हुआ। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है बाबर का रियल नाम है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है बाबर नामा। ठीक है, बाबर नामा जो है वो किस भाषा में है?
ये दोस्तों तुर्की भाषा में है। ठीक, तुर्की भाषा में बाबर की बाबरनामा है। ठीक है, इसके बाद पानीपत की तो 3 लड़ाई हुई है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? ये दोस्तों जो है 5 नवंबर 1556 को हुई। और किस किस के बीच में? बैरम खां वर्सेस हेमू। बैरम खान ना हो तो आप अकबर की तरफ से बैरम खान लड़े थे, जिसमें विजय कौन हुए, अकबर या बैरम खान। क्लियर हुआ? अगर हम तीसरी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हम बात करें, ये कब हुआ? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये जो है ना 1761 ईस्वी में 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई। तो ये किसके किसके बीच में? ये अब्दुल शाह अहमद शाह अब्दाली, सॉरी, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव भाव के बीच में भी इंपॉर्टेंट है। और अहमद शाह अब्दाली जो है इसमें जीते थे। क्लियर हुआ? ये तीनों ही लड़ाई इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1526 इज राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि अतुल्य भारत, जिसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, किस संगठन की टैगलाइन है? दोस्तों इनक्रेडिबल इंडिया जो है भारतीय पर्यटन की एक टैगलाइन है। और इसको कब टैगलाइन बनाया गया? ये जो है दोस्तों सितंबर 2002 में जो है इसको टैगलाइन बनाया गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जब पर्यटन की हम बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों 27 सितंबर जो है विश्व पर्यटन दिवस की हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, विश्व पर्यटन में जो है भारत की रैंक क्या है? अगर हम दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो है इन्होंने इंडेक्स जो दिया उसमें जो भारत की रैंक जो है दोस्तों 39 जो है भारत की रैंक है। ठीक, पर्यटन में भारत की रैंक 39 है 2024 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड टूरिज्म हेडक्वार्टर जो है दोस्तों मैड्रिड में है। मैड्रिड क्या है? मैड्रिड जो है दोस्तों स्पेन की राजधानी है। क्लियर? और इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई। ठीक, 1 नवंबर 1975 को जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पूरा नाम UNWTO है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों बिहू जो उत्सव है या बिहू नृत्य जो है वो असम का एक नृत्य है। ठीक, किसका है? असम का। तो इसमें से असम तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के नृत्य जो छऊ बिहार में एक नृत्य किया जाता है। विदेशिया नृत्य जो है वो बिहार का एक नृत्य है। पंजाब में दोस्तों भांगड़ा और गिद्धा जो है पंजाब के। अच्छा, भांगड़ा और गिद्धा में क्या अंतर है? दोस्तों भांगड़ा जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, मेल द्वारा किया जाता है, जबकि गिद्धा जो है दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाने वाला है, फीमेल द्वारा किया जाता है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल के शास्त्रीय नृत्य जो है वो आपका कथकली और ये आपका मोहिनी अट्टम। ठीक, मोहिनी अट्टम जो है क्लासिकल डांस है, कहाँ के? केरल के हैं। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जबकि बिहू कहाँ का है? असम का है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद तो दोस्तों इराक की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। ठीक, मंगोलिया की राजधानी अगर पूछी जाए तो उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। सोमालिया की राजधानी दोस्तों मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बगदाद इराक की राजधानी है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र विष्णु शर्मा, याद होनी चाहिए, ये तो कई बार एग्जाम में आई। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र किसकी? विष्णु शर्मा।
क्या शूद्रक की कोई रचना है? शूद्रक की अगर हम बात करें तो मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी शूद्रक की एक रचना है। भरत मुनि की अगर हम बात करें तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि ने रचित किया था, नाट्य शास्त्र। क्लियर हुआ? तो पंचतंत्र किसकी? विष्णु शर्मा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। कह रहा कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर की हम बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो माई कंट्री माई लाइफ। क्लियर हुआ? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 11 की कहें, कह रहा कि अकबर महान के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? बीरबल का रियल नाम जो है दोस्तों वो आपका महेश दास भट्ट है, महेश दास भट्ट इनका वास्तविक नाम है। ठीक, अगर भट्ट ना हो तो महेश दास भी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रामतनु पांडे किसका नाम था? तो दोस्तों तानसेन का नाम जो था वो रामतनु पांडे था। तानसेन को दोस्तों जो है संगीत सम्राट भी कहा जाता है, संगीत सम्राट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आया कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? 5 मार्च की अगर हम बात 5 अक्टूबर की हम बात करें तो 5 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो क्या बताएंगे? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वो भी 5 को ही मनाया जाता है, 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। 25 अप्रैल को दोस्तों जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस जो है दोस्तों वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। सो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि कौन सा मुगल शासक, ठीक है, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा को दी गई न्याय की पुकार के लिए, न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा या इसे न्याय की जंजीर कहें, लगाने के लिए जाना जाता है। तो न्याय की जंजीर या न्याय का घंटा जो है दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में था और ये जहांगीर ने लगवाई। और ये लगा कहाँ था? ये दोस्तों आगरा किला में लगा था, आगरा किला के शाहबुर्ज में आगरा किले में लगाया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। इससे अलावा और क्या जहांगीर से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है, तो जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम जहांगीर की अगर हम बात करें, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या कराई? ठीक है, तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है, गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो जहांगीर ने कराई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने कराई, या जहांगीर ने अर्जुन गुरुदेव की हत्या किस मुगल शासक ने कराई? तो जहांगीर ने जो है उनकी हत्या कराई। क्लियर हुआ? ये तो बात सही। इसके इनके दरबार में एक प्रथम अंग्रेज कौन आया था? प्रथम अंग्रेज जो जहांगीर के दरबार में गए वो थे विलियम हॉकिंस। ठीक, विलियम हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के दरबार में गए, तो और इनको जहांगीर ने एक उपाधि दी कि इंग्लिश खां की उपाधि जो है, इंग्लिश खां की उपाधि जो है इनको इंग्लिश खां करके जो है इनको पुकारा कि इन्होंने जहांगीर ने। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है जहांगीरनामा या तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी।
और ये किस भाषा में ये पूछा जाता है? ये दोस्तों फारसी भाषा में है। ठीक, तुर्जुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में है। जहांगीर का अगर मकबरा पूछा जाए तो कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा अगर आप बताएं तो ये दोस्तों शाहदरा में है, और शाहदरा कहाँ है? आपका लाहौर में है। ठीक, तो जहांगीर का मकबरा का शाहदरा, शाहदरा लाहौर। क्लियर? ये तो कुछ पॉइंट इनसे रिलेटेड थे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? देखो, भारत के पहले व्यक्ति हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, और एशिया के भी पहले हैं, वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ये इनको जो है किस पुस्तक के लिए मिला? इनको दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। ठीक, इनकी गीतांजलि के लिए जो इनको दिया गया था, और कब मिला था? 1913 में इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, साहित्य में नोबेल पुरस्कार अब तक कितने भारतीयों को मिल चुका है? टोटल 9 भारतीयों को जो है दोस्तों अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य का नहीं, नोबेल पुरस्कार जो है अब तक 9 भारतीयों को मिल चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो जनगण मन का की रचना जो है, जन गण मन की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ठीक है, और इसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया? 1911 इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता का सेशन था, ठीक है, कलकत्ता का सेशन था, उसमें पहली बार जो है जनगण मन गाया गया। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुआ? और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ये भी पॉइंट पूछा जाता है। तो दोस्तों जो है इसको 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसके अलावा विश्व भारती संगठन की घटना जो है, संस्था इनकी है विश्व भारती। ठीक, कब गठित किया? 1912। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया है? दोस्तों इनको गुरुदेव का टाइटल जो है महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती? देखो, इन्फ्लुएंजा दोस्तों वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस भी वायरस के कारण होता है, जबकि पैरों में दाग जो है ना, ये फंगस के कारण होता है, फंगस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कवक। ठीक है, अगर हम फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी जो है दोस्तों, माइकोलॉजी फंगस की स्टडी कहलाती है। तो वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस की खोज किसने और कब की? वायरस की खोज जो है दोस्तों 1892 में इवानोवस्की ने की। ठीक, इवानोवस्की द्वारा जो है 1892 में वायरस की खोज की गई। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटना हुई? ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई। तो लाला लाजपत राय की अगर हम मृत्यु की हम बात करें, इनका निधन जो है दोस्तों 17 नवंबर 1928 को हुआ था। ठीक, और ये कहाँ पर इनका हुआ था? लाहौर में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, चौरी चौरा कांड की अगर हम बात करें तो ये 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड कहाँ पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई, ये स्थान भी याद रखेंगे। जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में ये घटना हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों जो है 1906 कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? 4 नंबर हुआ, फिर 1919 की घटना हुई, फिर ये 1922, फिर 1928, यानी कि 4, 3, 2, 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि खिलाड़ी और खेल, खिलाड़ी दिए और खेल दिए हैं, जोड़ी में से कौन से गलत मिलान किया गया है? ठीक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, ये बात ठीक है। साक्षी मलिक जो है दोस्तों टेनिस नहीं खेलती हैं, ये तो कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक का संबंध जो है कुश्ती से है। मिताली राज क्रिकेट खेलती हैं, जबकि दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। क्लियर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। ठीक दोस्तों, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर की अगर हम बात करें, अकबर की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, और ये लिखी किसने थी, ये दोस्तों जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई। अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक, अबुल फजल है ये आपका। ठीक है, और इसका थर्ड वॉल्यूम, अकबरनामा का थर्ड वॉल्यूम जो है दोस्तों आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी, ठीक है, ये याद रखेंगे। जहांगीर के बारे में डिस्कस कर चुके थे, हुमायूं आगे डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सरल प्रश्न है। देखो, भारत में राष्ट्रपति के सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दोस्तों वो किस आर्टिकल में दिया है, ये आपका आर्टिकल 74(1) जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया गया है। ठीक है, और इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मिनिस्टर की नियुक्ति जो है वो 75(1) के तहत कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और जिसके मुखिया जो होंगे वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 75(1) के तहत। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है या रिकेट्स। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स हो जाता है। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस जो नामक इसमें भी हो जाता है, या ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, ओस्टियोमलेशिया नामक रोग भी जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है दोस्तों इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक डिसीज हो जाती है। विटामिन बी की तो कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिससे अगर हम विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। ठीक, विटामिन बी की कमी से ही तो बेरी-बेरी रोग हो जाता है। ठीक, तो बेरी-बेरी रोग किस कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन बी1, और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। क्लियर हुआ। और विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी को जो है एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कर्बिक अम्ल इसका नाम है, एस्कर्बिक अम्ल इसका नाम है, और स्कर्वी रोग जो है इसी के कमी से हो जाता है। ठीक है, और क्या, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन डी इज ए राइट आंसर। इसमें से दोस्तों विटामिन बी और सी जो है वो जल में मिले हैं, जल में मिले। ठीक है, बाकी जो बची हुई है के ई डी ए, ठीक है, कीड़ा करके याद रख लेंगे। के ई डी ए जो है जो दोस्तों बसा में मिले हैं, बसा में मिले। क्लियर। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर स्टेच्यू होना चाहिए। ठीक, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। ये दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर 1886 को जो है इसकी स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भी कुछ स्टेट्स में जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे हम जान लेते हैं। जैसे दोस्तों हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है जो दोस्तों वर्ल्ड का सबसे ऊंची है। ठीक ठीक, विश्व की सबसे ऊंची जो
मूर्ति कहें या स्टैचू विश्व की सबसे ऊँची, ठीक है? अगर इसकी ऊँचाई की हम बात करें तो ये कितने मीटर है? 182 मीटर ऊँची है। ये किस नदी के किनारे है? ये दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक? नदी भी पूछी जाती है, किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी। और ये है कहाँ पर? ये स्टैचू जो है गुजरात में है। ये याद रखेंगे। बनाया कब गया था इसको? 2018 में जो है इसको बनाया गया था, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पेज जोड़ लेते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। इसके अलावा हम स्टैचू ऑफ बिलीफ की हम बात करें, स्टैचू ऑफ बिलीफ ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों भगवान शिव से संबंधित है, लॉर्ड शिवा से ये संबंधित है, ठीक? स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव से संबंधित है। ये है कहाँ पर? ये राजस्थान में इसको बनाया गया है, ठीक? राजस्थान में बनाया गया। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें दोस्तों 112.4 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची बैठी मूर्ति है, ठीक? विश्व की सबसे ऊंची बैठी बैठी जो मूर्ति है, ठीक है? ये सिटिंग स्टैचू सबसे ऊंची है बैठी हुई, और इसका निर्माण जो है दोस्तों 2022 में जो है इसको बनाया गया था। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है और ये किन से संबंधित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो दोस्तों रामानुजाचार्य से संबंधित है, रामानुज से संबंधित है। ये है कहाँ पर? ये हैदराबाद में बनाई गई है, हैदराबाद, ठीक है? इसको जो है 2022 में जो है इसको बनाया गया, ठीक? ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड टॉलेस्ट है जो कि बैठी हुई है, ये आप लिख लेंगे। स्टैचू ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये बी आर अम्बेडकर से संबंधित है, ठीक है? बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। ये है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में बनाई गई है और ये जो है 2024 में जो है इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों ये आज के सेट में 22 प्रश्न थे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनके नोट्स जरूर बनाएं और इनको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे या वीडियो को आप 1-2 बार देख लें तो आपको याद हो जाएंगी, माइंड में सेट हो जाएंगी। हमारी पूरी कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए और आप एक ही सेट में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो कई प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे-जैसे क्वेश्चन आएँगे सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है? हालाँकि अभी हमारे साथ कम सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर पे ना जाएँ, आप क्वालिटी कंटेंट को देखें और अपने आप को तैयार करें। सो अगर आपको सेशन पसंद आया लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।